दोस्तों बॉलीवुड पोल खोल के नए एपिसोड में आपका स्वागत है। और भाई साहब, अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लो, घंटी नहीं दबाई तो ज़रूर दबा दो। देखो, आप घंटी नहीं दबाओगे तो जब मैं नया वीडियो पोस्ट करूंगा आपको नोटिफिकेशन नहीं मिलेगा, आपको पता नहीं चलेगा कि नया वीडियो आ चुका है। लास्ट फ्राइडे को दो बड़ी फिल्में रिलीज हुई, भूल भुलैया 3, सिंघम अगेन। सिंघम अगेन में तो आधा बॉलीवुड है। ये दोनों ही फ्रेंचाइज फिल्म है और थर्ड इंस्टॉलमेंट है। दोनों ही फिल्मों ने जबरदस्त ओपनिंग ली। भूल भुलैया ने पहले दिन बिजनेस किया 36 सीआर का, दूसरे दिन बिजनेस किया 38 सीआर का। इसका मतलब यह हुआ कि यह फिल्म 3 दिन में ही सुपरहिट हो चुकी है, क्योंकि इस फिल्म का बजट कोई बहुत बड़ा बजट नहीं है। यह फिल्म तकरीबन 100 करोड़ की फिल्म है। कार्तिक की पिछली 2 फिल्में बहुत अच्छी नहीं गई थी और यही वजह है कि यह फिल्म बहुत ही इंपॉर्टेंट थी उसके करियर के लिए। इस फिल्म के हिट होने से कार्तिक को जीवन दान मिल गया है। अब आगे इस बात पर डिपेंड करेगा कि कार्तिक जो फिल्में कर रहा है वो किस तरह की फिल्में कर रहा है। अगर उसने बड़ी फिल्में की, अच्छी फिल्में की, एनिमल की तरह, तो इसका मतलब यह है कि वो आने वाले वक्त में रणबीर कपूर या SRK बन सकता है। और अगर उसने ऐसी फिल्में की जैसी कि डबल ढोल की आयुष्मान खुराना किया करता है, तो फिर इसका मतलब यह हुआ कि कार्तिक भी आयुष्मान खुराना बनकर रह जाएगा और जिंदगी में कभी भी SRK या रणबीर कपूर नहीं बन पाएगा। बस ये आखिरी चांस है कार्तिक के पास। भूल भुलैया 3 का हिट होना कार्तिक आर्यन के कैरियर में लास्ट चांस है। अब कार्तिक के लिए यहां पर डू और डाई की सिचुएशन है। कहने का मतलब यह है कि कार्तिक को अगली 2 फिल्में सुपरहिट देनी पड़ेंगी SRK बनने के लिए या रणबीर कपूर बनने के लिए। फिल्म सिंघम अगेन ने भी वीकेंड में बहुत बढ़िया बिजनेस किया। पहले दिन इस फिल्म का बिजनेस था 43 सीआर, दूसरे दिन इस फिल्म का बिजनेस था तकरीबन 45 सीआर, यानी कि इस फिल्म ने बहुत बढ़िया बिजनेस किया। लेकिन यह फिल्म बहुत महंगी है, तकरीबन 300 करोड़ इस फिल्म का बजट है। और आप सभी जानते हैं कि इस फिल्म में तकरीबन आधा बॉलीवुड है। रोहित शेट्टी एक बहुत बड़ा डायरेक्टर है, बहुत महंगा डायरेक्टर है। तो कहने का मतलब यह है कि आज इस फिल्म के बारे में नहीं कहा जा सकता कि यह हिट है या फ्लॉप है। इस फिल्म को लाइफ टाइम मिनिमम 300 सीआर का बिजनेस करना पड़ेगा हिट डिक्लेयर होने के लिए। इसका मतलब यह हुआ कि वीक के अगले 4 दिन का बिजनेस ये डिसाइड करेगा कि यह फिल्म हिट है या फ्लॉप है। बॉलीवुड में जितने भी फैशन डिजाइनर हैं 99% गे है। और ऐसा ही एक फैशन डिजाइनर था रोहित बाल, ये भी गे था। इस आदमी का देहांत हो गया है और देहांत होने के बाद किसी के बारे में बुरा नहीं कहा जा सकता। लेकिन फिर भी कुछ चीजें मैं आपको बताना चाहूंगा। जैसे कि मैं पहले ही बता चुका हूं कि ये एक गे था, तो जाहिर सी बात है इसकी फैमिली नहीं थी। एक लड़का इसका बॉयफ्रेंड था जो इसके साथ रहा करता था। कुछ लोग उस पर इल्जाम लगा रहे हैं कि वो रोहित को स्लो पॉइजन दिया करता था और उसकी वजह यह है कि वो रोहित बाल की प्रॉपर्टी, पैसा, कार सब पर कब्जा चाहता है। मुझे नहीं पता कि इसमें कितनी सच्चाई है, वाकई ही इस लड़के ने इसको स्लो पॉइजन दिया है या नहीं दिया है। लेकिन हाँ, ये मैं कह सकता हूं कि जितने भी गे हैं उनका अंत बहुत ही खराब होता है, बहुत ही बुरा होता है। पिछले 2-3 साल से अभिषेक और ऐश्वर्या के बारे में मीडिया बात कर रहा है। मैंने कभी इन दोनों के बारे में बात नहीं की, लेकिन मैंने अपने पिछले वीडियो में आप लोगों को बताया था कि जो अभिषेक का एक वीडियो है उसको देखकर मुझे ऐसा लगा कि वाकई ही कुछ प्रॉब्लम है, वाकई ही शायद इन दोनों का रिश्ता खत्म हो गया है। और यह बात 2 दिन पहले 100% कंफर्म हो गई जब ऐश्वर्या राय के जन्मदिन पर अभिषेक बच्चन ने कोई भी पोस्ट नहीं किया सोशल मीडिया पर, ऐश्वर्या को जन्मदिन विश नहीं किया। तो यह देखकर ऐसा लगता है कि वाकई ही इन दोनों का रिश्ता खत्म हो चुका है। जो मीडिया कह रहा था शायद वही सच है। लेकिन मैं अभी भी ये कहूंगा कि बच्चन फैमिली हिंदुस्तान की नंबर 1 फैमिली है। उस फैमिली में डिवोर्स वगैरह होते नहीं है। तो ऐसा हो सकता है कि ये दोनों अलग हो गए हों, लेकिन मुझे ऐसा लगता है अभी भी कि ये दोनों ऑफिशियली डिवोर्स नहीं लेंगे। दोस्तों, करण जौहर के धर्मा प्रोडक्शन में हर साल दिवाली पर पूजा होती है, हवन होता है, हमेशा की तरह इस साल भी हुआ। लेकिन इस साल एक कमाल की चीज हो गई। आप में से बहुत लोग जानते होंगे सुहेल खान की एक्स वाइफ सीमा सचदेह को। सीमा सचदेह का भाई है करण जौहर का पार्टनर। यही वजह है कि जो करण जौहर ने नेटफ्लिक्स के लिए वेब सीरीज बनाई उसमें सीमा सचदेह भी है। तो जब धर्मा के ऑफिस में दिवाली पूजा हो रही थी वहां सीमा सचदेह भी थी। लेकिन सीमा सचदेह काला चश्मा पहनकर बैठी हुई थी पूजा में।
पूजा में काला चश्मा पहनकर बैठी हुई थी और बन ठन कर तो ऐसे आई थी जैसे किसी वेब सीरीज की शूटिंग करने वाली है। बताओ, ये सारी हरकतें देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये बॉलीवुड वाले कितने नकली लोग हैं। और जैसे ही ये वीडियो रिलीज हुआ वैसे ही पब्लिक ने सीमा सजदे को जबरदस्त ट्रोल किया। लेकिन ट्रोलिंग इनके लिए क्या है, ट्रोलिंग से इनको क्या फर्क पड़ता है भाई? जो बेशरम लोग हैं उनको आप कुछ भी कह लो, घंटा फर्क पड़ता है। तो जाहिर सी बात है, आगे अगर आपको ऐसा लग रहा है कि सीमा सजदे ऐसा कुछ नहीं करेगी तो आप बिल्कुल ही गलत हैं। ये बात मैं अपने एक पहले वीडियो में भी बता चुका हूं कि बहुत जमाने पहले बॉलीवुड में एक एक्ट्रेस हुआ करती थी जिसका नाम था सोमी अली, या जिसका नाम है सोमी अली। ये लड़की अमेरिका से थी और कुछ फिल्में करने के बाद ये लड़की अमेरिका वापस चली गई थी। और जाहिर सी बात है, जब अमेरिका चली गई थी तो बॉलीवुड कैरियर खत्म हो गया था, और जब बॉलीवुड में नहीं है तो फिर जाहिर सी बात है न्यूज में नहीं रह सकती। और अगर कोई लड़की एक बार हीरोइन बन जाए और फिर कुछ सालों के बाद उसको लोग ना पहचाने, वो न्यूज में ना हो, तो जाहिर सी बात है वो मेंटली डिस्टर्ब हो जाती है बेचारी। क्योंकि जो लड़की एक बार हीरोइन बन गई वो मरते दम तक हीरोइन बने रहना चाहती है, वो मरते दम तक न्यूज में रहना चाहती है, वो मरते दम तक चाहती है कि लोग उसको पहचाने। और जब इस लड़की को कोई नहीं पहचानता तो जाहिर सी बात है कुछ ना कुछ तो ऐसा करेगी, ड्रामा करेगी कि न्यूज में रहेगी। और बस अब ये लड़की अमेरिका में बैठकर कुछ ऐसा ही रोजाना ड्रामा किया करती है जिससे कोई ना कोई न्यूज बने। लेकिन मैं आपको 100% गारंटी के साथ ये कंफर्म करता हूं कि ये लड़की मेंटली डिस्टर्ब है, ये लड़की मेंटली ठीक नहीं है। और अगर इसके माँ बाप इस लड़की से प्यार करते हैं तो उनको इस लड़की को मेंटल हॉस्पिटल में भर्ती कराना चाहिए, लेकिन कोई करा नहीं रहा। खैर, उनकी मर्जी। और जो इंडिया का मीडिया है वो तो गिद्ध है, उनको इससे घंटा फर्क नहीं पड़ता कि भाई किसकी मेंटली हालत ठीक है या नहीं है। भाई उनको तो टीआरपी चाहिए। तो जाहिर सी बात है मीडिया वाले सोमी अली का इंटरव्यू करते रहते हैं, और सोमी अली अपने इंटरव्यू में ये बताती रहती है कि वो कभी बुढ़ऊ की गर्लफ्रेंड हुआ करती थी, बुढ़ऊ ने उसको पीटा था, बुढ़ऊ ने उसको मारा था, बुढ़ऊ ने उसको गालियां दी थी। मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा हूं कि सोमी अली झूठ बोलती है, बुढ़ऊ ने उसको मारा नहीं था, गालियां नहीं दी थी। बुढ़ऊ ने तो बहुत लड़कियों को मारा, बहुत लड़कियों को गालियां दी, तो जाहिर सी बात है उसको भी पीटा होगा, उसको भी गालियां दी होगी। लेकिन अब ये लड़की भी बूढ़ी हो गई, बॉयफ्रेंड भी बूढ़ा हो गया, तो अब ये बातें करने से क्या फायदा है? तो सोमी अली ने एक इंटरव्यू दिया और उसमें कहा कि बिश्नोई तो बहुत अच्छा आदमी है बुढ़ऊ से, बुढ़ऊ बिश्नोई के मुकाबले बहुत ही घटिया आदमी है। बिश्नोई ने तो कुछ लोगों को मारा होगा, कुछ लोगों को हरेस किया होगा, लेकिन बुढ़ऊ ने तो बिश्नोई से भी ज्यादा कुछ किया हुआ है। यानी कि सोमी अली दुनिया के सामने ये कंफर्म कर रही है कि बुढ़ऊ भी किसी क्रिमिनल से कम नहीं है, बुढ़ऊ बिश्नोई से भी गया गुजरा इंसान है। मैं इंडियन मीडिया से सिर्फ इतना कहना चाहूंगा कि आप सभी लोग जानते हैं कि सोमी अली मेंटली डिस्टर्ब है, वो मेंटली स्टेबल नहीं है। तो मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि उसका मजाक बनाने के लिए आप उसका इंटरव्यू ना लें तो ज्यादा बेहतर होगा। दोस्तों, इसी फ्राइडे को कार्तिक आर्यन की फिल्म भूल भुलैया 3 रिलीज हुई, मैंने भी देखी और मेरा रिव्यू है ये भूल भुलैया सीरीज की 3rd फिल्म है। भूल भुलैया 1 का हीरो था अक्षय कुमार, फिल्म हिट रही थी। भूल भुलैया 2 का हीरो था कार्तिक आर्यन, फिल्म फिर से हिट रही थी। और भूल भुलैया 3 का हीरो भी कार्तिक आर्यन ही है। फिल्म की कहानी 200 साल पहले शुरू होती है, जब मंजुलिका को जिंदा जला दिया गया था और उसके भूत को हवेली के एक रूम में बंद कर दिया गया था। और अब 200 साल के बाद हवेली के लोग इस भूत से पीछा छुड़ाना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि उस रूम को खोला जाए, भूत को हवेली से भगा दिया जाए और हवेली को 1000-1200 करोड़ रुपए में किसी को बेच दिया जाए। कार्तिक यानी कि रूह बाबा एक फेक बाबा है जो लोगों को चूना लगाता रहता है। वो ये बताता रहता है कि वो भूतों को भगा देता है, भूतों को पकड़ लेता है, लेकिन हकीकत यह है कि वो भूतों से खुद भी बहुत डरता है। भूल भुलैया 1 और 2 में यह बिल्कुल क्लियर था कि भाई एक मंजुलिका है जो एक रूम में बंद है, लेकिन भूल भुलैया 3 में 2 हीरोइन हैं, यानी कि विद्या और माधुरी। और घर वालों को यह पता नहीं कि इनमें से असली मंजुलिका कौन है। तो घर वाले कंफ्यूज है और उनको नहीं पता कि भाई कौन असली मंजुलिका है, किसको घर से निकालना है और किससे पीछा छुड़ाना है। इन दोनों में से असली मंजुलिका कौन है, यह जानने के लिए आपको फिल्म देखनी होगी। फिल्म का स्क्रीन प्ले अच्छा है, वैसा ही है जैसा कि हॉरर फिल्मों का होता है। हॉरर फिल्मों की पटकथा लिखते हुए इस बात पर ज्यादा ध्यान दिया जाता है कि भाई डर पैदा हो
और थोड़ी सी कॉमेडी बीच बीच में आती रहे। किसी भी हॉरर फिल्म में सस्पेंस और थ्रिल का होना भी जरूरी है। तो इस फिल्म की पटकथा को इस तरह से लिखा गया है कि इन सभी चीजों को शामिल किया गया है। हॉरर फिल्मों के डायलॉग्स भी थोड़े अलग होते हैं। किसी भी हॉरर फिल्म में वैसे डायलॉग्स नहीं हो सकते जैसे कि शोले फिल्म के हैं या मुगले आजम के हैं। तो इस फिल्म के डायलॉग्स अच्छे हैं और ठीक वैसे ही हैं जैसे कि किसी हॉरर फिल्म में होते हैं और ये डायलॉग्स दृश्यों को सपोर्ट करते हैं। इस फिल्म में 2 गाने तो वही हैं जो भूल भुलैया 1 में भी थे, यानी कि एक गाना है एमजे तोमार और दूसरा गाना है हरे कृष्णा हरे राम। और जबकि ये दोनों गाने भूल भुलैया 1 में भी थे तो ये बिल्कुल क्लियर है कि ये दोनों ही गाने बहुत ही पुराने स्टाइल के गाने हैं। इस फिल्म में 2 नए गाने हैं और दोनों ही बहुत ही कमाल के गाने नहीं है, ठीक ठीक है। और ये कमजोर म्यूजिक इस फिल्म की सबसे बड़ी कमजोरी है, क्योंकि किसी भी हॉरर फिल्म को बड़ी हिट होने के लिए एक हिट म्यूजिक की जरूरत होती है। जैसे कि स्त्री 2 का एक हिट म्यूजिक था और उस हिट म्यूजिक ने स्त्री 2 फिल्म को बहुत सहारा दिया, बहुत हेल्प की। कैमरामैन का काम भी अच्छा है, लोकेशंस बहुत बढ़िया दिखते हैं, फिल्म कलरफुल है, सभी एक्टर अच्छे दिख रहे हैं, खासकर एक्ट्रेस तृप्ति सुंदर दिख रही है। और किसी भी फिल्म में एक्ट्रेस होने का मतलब ही यही है कि वो सुंदर दिखे। फिल्म में वीएफएक्स का भी अच्छा इस्तेमाल किया गया है और बढ़िया वीएफएक्स हैं। एक्टिंग की बात करूं तो कार्तिक आर्यन ने बहुत ही कमाल की एक्टिंग की है, जबरदस्त एक्टिंग की है। क्लाइमैक्स में तो कार्तिक ने गदर मचा दिया है, बवाल मचा दिया है। और कार्तिक ने फिल्म में डांस भी अच्छा किया है। कहने का मतलब यह है कि कार्तिक की परफॉर्मेंस बहुत ही जबरदस्त है। तृप्ति डिमरी ने भी अपने रोल को बहुत अच्छे से निभाया है और तृप्ति बहुत सुंदर भी दिख रही है। बाकी एक्टरों ने भी अपने किरदारों को अच्छे से निभाया है, जैसे कि राजपाल यादव, संजय मिश्रा, कव्वा बिरयानी वगैरह वगैरह। अनीस बज़्मी बहुत ही समझदार, बहुत ही होशियार डायरेक्टर है। वो राइटर भी बहुत कमाल के हैं। अनीस भाई का डायरेक्शन बहुत बढ़िया है। अनीस भाई ने जो फिल्म का ओपनिंग सीन शूट किया है वो कमाल है, जबरदस्त है। उस सीन को देखकर दिमाग हिल जाता है। अनीस भाई ने अपनी फिल्म को बहुत बड़े स्केल पर शूट किया है, बढ़िया लोकेशंस दिखाए हैं और अपने एक्टरों से बहुत बढ़िया एक्टिंग कराई है। अनीस भाई अपनी फिल्म में रोमांस दिखाने में भी कामयाब रहे। अनीस भाई ने अपनी फिल्म में सस्पेंस बहुत अच्छे तरीके से रखा है। वो कॉमेडी क्रिएट करने में भी कामयाब रहे हैं। अनीस भाई ने अपनी फिल्म में बहुत ही अच्छे लोकेशंस भी यूज किए हैं। बस एक ही जगह चूक गए कि वो एक बढ़िया म्यूजिक नहीं दे पाए और उसकी वजह यह है कि अनीस भाई की हर फिल्म का म्यूजिक बहुत ही बढ़िया होता है। तो अगर इस फिल्म में बढ़िया म्यूजिक नहीं दे पाए तो इसका मतलब यह हुआ कि वो चूक गए हैं। तो कुल मिलाकर यह कहा जा सकता है कि अनीस भाई का डायरेक्शन अच्छा है। अब आप ये जरूर कहेंगे कि भाई साहब ये सारी बातें सुन ली है, अब आप ये बताइए कि फिल्म देखनी चाहिए या नहीं देखनी चाहिए। करेक्ट है ना दोस्तों? मैं ये कह सकता हूं कि ये एक बढ़िया हॉरर फिल्म है। इस फिल्म में वो सारे मसाले हैं जो एक हॉरर फिल्म में होने चाहिए। इस फिल्म में डर भी है, थ्रिल भी है, सस्पेंस भी है, कॉमेडी भी है। तृप्ति बहुत ही हॉट दिख रही है, तो जब पर्दे पर आती है देखने में मजा आता है और मिठाई खाने को दिल करता है। गंदा दिमाग, गंदी सोच। अरे भाई मैं मिठाई की बात कर रहा हूं, जैसे रसगुल्ले खाने को दिल करता है, गाजर का हलवा खाने को दिल करता है। और ये मैं पहले ही आपको बता चुका हूं कि फिल्म में सभी एक्टरों ने बढ़िया एक्टिंग भी की है। तो अगर आप हॉरर फिल्मों के फैन हैं, हॉट तृप्ति डिमरी को देखना चाहते हैं, कार्तिक आर्यन के फैन हैं, तो ये फिल्म आपके लिए है। जाइए और इस फिल्म को देखिए। मैं इस फिल्म को देता हूं 3.5 स्टार और मेरी बिजनेस रेटिंग रहेगी 4। मैं ऐसा समझता हूं कि ये फिल्म 200 से 300 CR का लाइफ टाइम बिजनेस करेगी। मैं सिर्फ इंडिया के बिजनेस की बात कर रहा हूं, ओवरसीज का बिजनेस अलग। कसम रावण की आज की तारीख में भूषण कुमार और अजय देवगन के बीच जंग छिड़ी हुई है। और ये मैं फिर से रिपीट कर दूं कि भूषण कुमार अजय देवगन की 3 फिल्मों का निर्माता है। वो 3 फिल्में भूषण कुमार के पैसे से बन रही है, जिनमें हीरो है अजय देवगन। अंदाजा लगाइए, इसके बावजूद भी दोनों लड़ रहे हैं। तो एक्चुअली इन दोनों की लड़ाई की वजह तो यह है कि दोनों की ही फिल्में सिंघम अगेन और भूल भुलैया 3 एक ही दिन रिलीज हुई और दोनों लड़ रहे थे कि किसकी फिल्म को ज्यादा स्क्रीन्स मिले। और फैसला यह हुआ कि सिंघम अगेन को 60% स्क्रीन्स मिले, भूल भुलैया 3 को 40% स्क्रीन्स मिले। इस बात से नाराज होकर भूषण कुमार ने एक खेला कर दिया। एक्चुअली सिंघम 1 और सिंघम 2 में जो टाइटल ट्रैक था वो म्यूजिक भूषण कुमार के पास है, यानी कि टी सीरीज के पास है, और सिंघम अगेन का म्यूजिक है सारेगामा के पास। तो जब सारेगामा म्यूजिक ने सिंघम अगेन का टाइटल यूट्यूब पर रिलीज किया
तो टी सीरीज ने स्ट्राइक कर दिया, क्योंकि जाहिर सी बात है उस गाने के राइट्स टी सीरीज के पास है, तो टी सीरीज स्ट्राइक कर सकता है। और जैसे ही टी सीरीज ने स्ट्राइक किया वैसे ही यूट्यूब ने उस गाने को हटा दिया। जाहिर सी बात है हटाना जरूरी था, और मुझे ऐसा लगता है कि ये प्रॉब्लम आगे चलकर खत्म नहीं होने वाली। तो अगर रोहित सिंघम सीरीज की एक और फिल्म बनाएगा तो फिर टाइटल ट्रैक अलग से बनाना पड़ेगा, यानी कि नया बनाना पड़ेगा, उस टाइटल ट्रैक को यूज नहीं कर सकता। आप सभी जानते हैं कि कुछ दिनों पहले मुंबई के राजनेता बाबा सिद्दीकी को उनके ऑफिस के सामने ही खत्म कर दिया गया था। तब से कोई ना कोई लुक्खा पैसे कमाने की कोशिश कर रहा है, कोई कॉल कर रहा है, कोई व्हाट्सएप मैसेज भेज रहा है। मतलब इनको ऐसा लगता है कि अगर ये कॉल करेंगे, व्हाट्सएप मैसेज भेजेंगे तो बुढ़ऊ जा करके उनको 5-10 करोड़ ऐसे ही दे देगा। अरे भाई, ऐसे कौन पैसे देता है यार। तो पहले एक सब्जी बेचने वाले ने मुंबई पुलिस को व्हाट्सएप मैसेज भेजा और 5 करोड़ रुपए मांगे, वो अंदर हो गया। अब एक और लड़का गुफरान भी नोएडा से पकड़ा गया और वो भी जेल पहुंच गया है। उसने जीशान के ऑफिस में कॉल किया था और कहा था कि मुझे 5 करोड़ फौरन दे दो, अगर आप नहीं दोगे तो आपको भी नहीं छोड़ूंगा और बुढ़ऊ को भी नहीं छोड़ूंगा। बताओ कैसे कैसे लुक्खे लोग हैं इस दुनिया में। मतलब ये तो वही कहावत हो गई कि आ बैल मुझे मार। अबे तुम ऐसे ही किसी को कॉल कर दोगे और ऐसे ही तुम्हारे को कोई पैसे दे देगा और तुम बच जाओगे। अबे अगर ऐसा कुछ करोगे भाई साहब तो जेल जाना पक्का है, गारंटी है, बात को समझो। 2.5 फीट 3 इंच हाइट और 50 किलो वाले हीरो वरुण धवन को तो आप सभी जानते हैं। बेचारे के छोटे छोटे हाथ हैं, छोटे छोटे पैर हैं, लेकिन अपने आप को एक्शन हीरो समझता है। इसकी एक फिल्म आ रही है बेबी जॉन, जिसको एट ली के एक असिस्टेंट डायरेक्टर ने डायरेक्ट किया है, और ये फिल्म रीमेक है। 2016 में एट ली की एक फिल्म साउथ में रिलीज हुई थी, उसी फिल्म को कॉपी करके ये फिल्म बनाई गई है। जब से ये फिल्म बननी चालू हुई है तब से कल्लुओं के कल्लू एटली ने तूफान मचाया हुआ है, कुछ ना कुछ ड्रामा करता ही रहता है। अब मैं पोस्टर रिलीज कर रहा हूं, अब मैं डिजिटल पोस्टर रिलीज कर रहा हूं, अब मैं एक टीजर रिलीज कर रहा हूं, अब मैं वरुण धवन का लुक रिलीज कर रहा हूं। इस भाई ने वरुण धवन को क्या समझ लिया, मेरी समझ में नहीं आ रहा। ये कल्लुओं के कल्लू को शायद ऐसा लगता है कि वरुण धवन भी उतना ही बड़ा सुपरस्टार है जितना कि एसआर के। अरे भाई साहब, आप साउथ में फिल्में बनाते हो, साउथ में ही बना लो, क्यों बॉलीवुड को फतेह करने की कोशिश कर रहे हो मेरे भाई। आपके जैसों की औकात नहीं है इस बॉलीवुड को फतेह करना। तो अब एटली ने एक पोस्टर रिलीज किया है और उसमें बटला वरुण बैठा है, चाय पी रहा है और हाथ में गन है, और ऐसा दिखाया गया है जैसे इससे बड़ा सुपरस्टार बॉलीवुड में कोई दूसरा नहीं है। अरे कल्लुओं के कल्लू एटली भाई, आप मेरी बात मान लो, लिख करके रख लो, इस फिल्म का सुपर डुपर डिजास्टर होना तय है। आप यकीन करो, वरुण धवन का ड्राइवर, नाई, धोबी, कसाई, हलवाई भी उसकी फिल्म नहीं देखता, उसका पड़ोसी भी उसकी फिल्म नहीं देखता। पब्लिक की तो बात ही छोड़ दीजिए, कहां चक्कर में पड़े हो मेरे भाई आप। दोस्तों, आप सभी जानते हो एक्टर मिथुन दा को। अब मिथुन दा नेता बन गया है। जाहिर सी बात है, नेता बन गया है तो कंट्रोवर्शियल बयान भी देने पड़ेंगे। तो एक जगह कहीं कुछ फंक्शन था, वहां पे होम मिनिस्टर अमित शाह भी थे और वहीं पे मिथुन दा बोल रहे थे, और मिथुन दा ने कुछ ऐसा बोला जो बहुत ही गलत है। मिथुन दा ने ऑन कैमरा कहा, ऑन रिकॉर्ड कहा, और ये कहा कि यहां अमित शाह जी भी बैठे हुए हैं, लेकिन इसके बावजूद भी मैं कह रहा हूं कि मुसलमानों को हम काट डालेंगे, खत्म कर देंगे और जमीन में गाड़ देंगे। अगर मिथुन दा ऑन कैमरा, ऑन रिकॉर्ड मुस्लिमों को इस तरह से धमका रहे हैं तो मेरे ख्याल में ये बहुत ही गलत बात है। मिथुन दा वो एक्टर है जिनको हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी ने पसंद किया, सभी ने उनकी फिल्में देखी, सभी ने उनका रेस्पेक्ट किया। तो अगर मिथुन दा आज थोड़े से माइलेज के लिए ऐसी हरकतें कर रहे हैं तो ये बहुत गलत है। और मुझे ये भी लगता है कि मिथुन दा को इस उम्र में आकर ऐसी हरकत करने की जरूरत क्या है। कितने साल बचे हैं। देखो, एक बार अगर एक आदमी की एज 65 हो गई तो उसके बाद वो ओवर टाइम पर चल रहा है। कब बुलावा आ जाए, कब ऊपर जाना पड़ जाए, किसी को नहीं पता। तो मैं मिथुन दा से सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगा कि सर, ये आखिरी टाइम है, अच्छे से काट लीजिए, इस तरह से काट लीजिए कि जब आप इस दुनिया को छोड़कर जाएं तो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी रोएं, आपको याद करें। दोस्तों, इसी फ्राइडे को अजय देवगन की फिल्म सिंघम अगेन रिलीज हुई। मैंने भी देखी और मेरा रिव्यू है ये। सिंघम 1 आई थी, हिट रही थी, सिंघम 2 आई थी, वो भी हिट रही थी, और सिंघम 3 आज रिलीज हुई है। अगर इस फिल्म की कहानी की बात करूं तो प्रेजेंट स्टोरी को रामायण की कहानी में मिक्स किया गया है, यानी कि अर्जुन कपूर रावण की तरह बहुत ही खूंखार और जालिम इंसान है। ये एक कश्मीरी अलगाववादी है जिसके दादा यानी कि जैकी श्रॉफ को कभी अजय देवगन ने अरेस्ट किया था, जो इस वक्त जेल में है। तो अर्जुन रावण कुछ ऐसा करना चाहता है जिससे वो अपने दादा को छुड़ा पाए,
और इंडियन सरकार को हरा पाए। और यही वजह है कि अर्जुन सिंघम की पत्नी यानी कि करीना कपूर का अपहरण कर लेता है। जिस तरह से रावण सीता माता का अपहरण करके उनको श्रीलंका ले गया था, ठीक उसी तरह अर्जुन कपूर करीना कपूर का अपहरण करके उनको श्रीलंका ले जाता है। और करीना कपूर को अर्जुन कपूर से छुड़ाने के लिए अकेला सिंघम ही श्रीलंका नहीं जाता, बल्कि अक्षय कुमार, रणवीर सिंह, टाइगर श्रॉफ और दीपिका भी वहां जाते हैं। ये सब मिलकर करीना कपूर को छुड़ा पाते हैं या नहीं छुड़ा पाते, ये जानने के लिए आपको फिल्म देखनी होगी। इस फिल्म का स्क्रीन प्ले उतना कमाल का नहीं जितना कि हो सकता था। बहुत स्कोप था एक बहुत अच्छा स्क्रीन प्ले लिखने के लिए। स्क्रीन प्ले बहुत ही बढ़िया ना होने की वजह शायद ये हो सकती है कि ये एक एक्शन मसाला फिल्म है, लेकिन जो आज की कहानी को रामायण के साथ कंपेयर किया गया है वो बढ़िया है और वो इमोशन पैदा करता है। फिल्म के डायलॉग्स भी अच्छे हैं, ये डायलॉग्स दृश्यों को सपोर्ट करते हैं और देखने वालों में जोश भरते हैं। इस फिल्म में म्यूजिक नहीं है। शायद रोहित शेट्टी को ऐसा लगा होगा कि इस फिल्म में म्यूजिक रखने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, क्योंकि जिस तरह से फिल्म की कहानी को कहा गया है उसमें रोमांस तो है नहीं, और जब रोमांस नहीं है तो फिर रोमांटिक गाने रखने का कोई मतलब नहीं था। डायरेक्शन की बात करूं तो रोहित शेट्टी ने बढ़िया डायरेक्शन किया है। रोहित की हर फिल्म कलरफुल होती है और रोहित अपनी हर फिल्म को बहुत बड़े स्केल पर शूट करता है, तो ठीक उसी तरह इस फिल्म को भी रोहित ने बहुत बड़े स्केल पर शूट किया है। बहुत बड़े बड़े दृश्य हैं, बहुत बढ़िया लोकेशंस हैं, फिल्म बहुत ही कलरफुल है और एक्शन फिल्मों का रोहित मास्टर डायरेक्टर है, तो इस फिल्म में बहुत बड़े स्केल पर एक्शन शूट किया गया है। और क्योंकि फिल्म में बहुत सारे एक्टर हैं तो रोहित ने हर एक्टर को बहुत ही अच्छे तरीके से इस्तेमाल किया है। रोहित ने हर एक्टर की एंट्री बहुत ही सेंसिबल तरीके से दिखाई है। ऐसा नहीं लगता कि यार ऐसे ही ये कैसे आ गया। फिल्म में इतने एक्टर होने के बावजूद भी ऐसा बिल्कुल नहीं लगता कि इसकी जरूरत नहीं थी या इसकी जरूरत नहीं थी। रोहित ने सभी एक्टरों से बहुत अच्छे तरीके से एक्शन भी कराया है और एक्टिंग भी करवाई है। कहने का मतलब यह है कि रोहित का डायरेक्शन बढ़िया है। अगर एक्टिंग की बात करूं तो सभी एक्टरों ने अपने किरदारों को अच्छे तरीके से निभाया है। क्योंकि ये एक बहुत बड़ी एक्शन फिल्म है तो जाहिर सी बात है इसमें एक्टिंग का ज्यादा स्कोप नहीं था, लेकिन एक्टरों के पास एक्टिंग करने का जितना भी मौका था उसको उन्होंने बहुत अच्छे से यूज किया है। कुल मिलाकर ये एक भरपूर मसाला एक्शन फिल्म है जो सिंगल स्क्रीन थिएटर्स के दर्शकों को बहुत पसंद आएगी, क्योंकि जो दर्शक सिंगल स्क्रीन थिएटर्स में फिल्में देखते हैं उनको एक्शन में फुल मजा आता है। उनको इस बात से कोई लेना देना नहीं है कि फिल्म में कुछ और है या नहीं है, उनको बस एक्शन और एक्शन ही देखना होता है। तो आप में से जो लोग अजय देवगन के फैन हैं, अक्षय कुमार के फैन हैं, रणवीर के फैन हैं, टाइगर के फैन हैं, दीपिका के फैन हैं, करीना कपूर के फैन हैं, उनको तो ये फिल्म देखनी ही चाहिए। और जो लोग रोहित शेट्टी की फिल्में देखना पसंद करते हैं उनको भी ये फिल्म देखनी ही चाहिए। लेकिन जो लोग बड़े बड़े एक्शन सीन देखना पसंद करते हैं और एक्शन एंजॉय करते हैं उनको ये फिल्म देखनी पड़ेगी। लेकिन मैं फिर से रिपीट कर देता हूं कि ये फिल्म एक एक्शन मसाला फिल्म है, तो इसको देखने के बाद आप मुझसे ये मत कहना कि यार उसमें तो कहानी ऐसी थी या कहानी वैसी थी। एक्शन मसाला फिल्मों में कहानी नाम के लिए होती है और इस फिल्म में तो एक अच्छी खासी कहानी है। तो मैं इस फिल्म को देता हूं 3 स्टार्स और मेरी बिजनेस रेटिंग रहेगी 4। मैं ऐसा समझता हूं कि ये फिल्म इंडिया में तकरीबन 200 CR का बिजनेस कर सकती है। कसम राजस्थान के उस काले हिरन की जो बहुत परेशान था, जिसको किसी ने नहीं मारा, जिसने खुद ही खुदकुशी कर ली थी। अजय देवगन अपनी बहन के बेटे को एज ए हीरो लॉन्च कर रहा है और इस लड़के का नाम है अमन देवगन। लेकिन इसकी फिल्म रिलीज होने से पहले ही इसने अपने नाम की स्पेलिंग चेंज कर ली है। अपने नाम में स्टार्टिंग में ही 2 A लगाए हैं, यानी अब इसका नाम हो गया है आमन। इससे ये तो बिल्कुल क्लियर हो गया कि ये लड़का गोविंदा की तरह मेंटली डिस्टर्ब है और ये बाबाओं पर बहुत भरोसा करता है। तो जिसने शुरुआत ही बाबाओं के सहारे के साथ की है, आगे चल के क्या होगा ये आप अच्छी तरह समझ सकते हैं। और आप सभी ये भी जानते हैं कि आज की तारीख में पब्लिक नेपो किड्स की फिल्म देखना पसंद नहीं करती। पब्लिक को इस बात से बहुत चिढ़ है कि बार बार नेपो किड्स को लॉन्च किया जाता है जिनमें 0 टैलेंट होता है। ऐसे
ही नेपो किड हैं जानवी कपूर, अर्जुन कपूर, अनन्या पांडे वगैरह वगैरह। लेकिन मेरी समझ में यह बात नहीं आई कि सीनियर कल्लू भाई अजय देवगन में इतना कॉन्फिडेंस कहां से आया कि उसको ऐसा लगता है कि यह अमन देवगन हीरो बन सकता है। आप यकीन कीजिए यह लड़का छिछड़ा दिखता है, मतलब सीनियर कल्लू भाई से थोड़ा सा और ज्यादा काला पीला है बस। जिस फिल्म में इस लड़के को लॉन्च किया जा रहा है उस फिल्म का नाम है आजाद और इसके प्रोड्यूसर है रॉनी स्क्रूवाला। जो है ही स्क्रू वाला तो जाहिर सी बात है वो इसको स्क्रू तो करेंगे ही करेंगे। इस फिल्म में सपोर्टिंग रोल में है अजय देवगन, क्योंकि अजय देवगन को ऐसा लगता है कि अगर वो फिल्म में है तो पूरा हिंदुस्तान अपना मकान, दुकान, जमीन बेचकर इस फिल्म को देखने जाएगा। और इस फिल्म को डायरेक्ट किया है अभिषेक कपूर ने। ये डायरेक्टर वो है जो हर प्रोड्यूसर को चूना लगाता है, हर प्रोड्यूसर को लूटता है। लेकिन रॉनी स्क्रूवाला के पास पैसे बहुत है तो दिक्कत कोई नहीं अगर इसने रॉनी को लूटा है। मैं आपको बता दूं कि इस फिल्म में रवीना टंडन की बेटी रक्षा टंडन को भी लॉन्च किया जा रहा है। बहुत ही खूबसूरत है, टैलेंटेड लड़की है, लेकिन मुझे समझ में नहीं आया कि उस लड़की को ऐसे हीरो के साथ लॉन्च क्यों किया जा रहा है। कहने का मतलब यह है कि मैं इस हीरो की शक्ल और बॉडी देखकर यह आज ही बता सकता हूं कि कुत्ता भी इसकी फिल्म देखने नहीं जाएगा। पब्लिक की तो बात ही छोड़ दीजिए। कसम उस कमाल के ड्राइवर की जिसने रात को सड़क पर सोते हुए लोगों के ऊपर गाड़ी चढ़ा दी थी। अगली खबर है डबल ढोल की आयुष्मान खुराना के बारे में। आप सभी जानते हैं कि आज की तारीख में इस डबल ढोलकी के पास कोई फिल्म नहीं है, कोई भी इसको साइन करने के लिए तैयार नहीं है, लेकिन फाइनली इसको एक हॉरर फिल्म मिल गई है। ये हॉरर फिल्म बना रहे हैं वही लोग जो स्त्री के मेकर हैं। आप सभी जानते हैं कि आज की तारीख में पब्लिक मूड में है हॉरर फिल्म देखने के। यही वजह है कि बहुत सारी हॉरर फिल्मों का ऐलान हो रहा है और ये जब सारी हॉरर फिल्में रिलीज होंगी तो जाहिर सी बात है मुश्किल से इनमें से एक दो फिल्में चलेंगी, बाकी सभी फिल्में फ्लॉप हो जाएंगी। तो डबल ढोल के आयुष्मान खुराना इस फिल्म का नाम है थामा और इसमें हीरोइन है मूंछों वाली रश्मिका, साथ में है परेश रावल और बॉलीवुड का सबसे सड़ा हुआ हीरो नवाजुद्दीन सिद्दीकी। इस फिल्म को डायरेक्ट करने वाले हैं आदित्य सरपोटकर। ये लड़के को मैं पर्सनली जानता हूं। इसको डायरेक्शन का तकरीबन 20-25% तो आता है, ये तो मैं मानता हूं, लेकिन बाकी का 75% डायरेक्शन कौन करेगा वो तो बताओ। अनिल कपूर ने अपनी नई फिल्म सूबेदार की शूटिंग चालू कर दी है। मैं आपको बता दूं कि ये फिल्म थिएटर्स में रिलीज नहीं होगी, ये फिल्म अमेज़न पर डायरेक्ट रिलीज होगी। इसको डायरेक्ट कर रहे हैं सुरेश और इसमें हीरोइन है राधिका मदन, वही राधिका मदन जो सोनम कपूर से तकरीबन 15 साल छोटी है। और इस फिल्म के निर्माता है विक्रम मल्होत्रा, वही विक्रम जिसने कभी वाया 18 को चूना लगाया था, वाया 18 को जबरदस्त लूटा था, मतलब 400-500 करोड़ रुपए लूटकर भागा था ये बंदा। दोस्तों आप सभी जानते हो कि आज की तारीख में पेप्सी पन्नू घर पर बैठी हुई है, बेचारी के पास कोई काम नहीं है, कोई डायरेक्टर इस बेचारी को फिल्म देने के लिए तैयार ही नहीं है। डायरेक्टर्स का यह कहना है कि मैडम आप खुद ही निर्माता हो तो खुद ही बना लो, खुद ही डायरेक्ट कर लो, खुद ही देख लो, हमारी आपको क्या जरूरत है, बात ही खत्म। अच्छा, पेप्सी पन्नू का कैरियर तो हमेशा ही डावाडोल था, ऊपर से इस बेचारी ने शादी कर ली। शादी करने के बाद जाहिर सी बात है बॉलीवुड का कोई भी आदमी इसके साथ काम क्यों करेगा। यही वजह है कि ये घर पर बैठे बैठे कोई ना कोई खुराफात करती रहती है, कोई ना कोई ऐसी हरकत करती रहती है कि न्यूज में बनी रहे। अब पेप्सी पन्नू ने कहा है कि शाहरुख खान की फिल्म डंकी में मुझे कुछ ज्यादा पैसे नहीं मिले थे, बहुत थोड़े से पैसे मिले थे। अरे मैडम जी आप पैसों की बात कर रही हो, अरे शाहरुख खान के साथ अगर आपको फिल्म मिल गई थी तो यही बहुत बड़ी बात है। अगर राजू हिरानी ने आपको अपनी फिल्म में एज ए हीरोइन ले लिया था तो यही बड़ी बात है। मैडम जी उनको आपको पैसे नहीं देने चाहिए, आपने उनको पैसे देने चाहिए थे 2-4 करोड़ पक्का। तो अगर आज आप ये कह रही हो कि आपको डंकी करने के लिए पैसे नहीं मिले थे तो ये बिल्कुल गलत है। कोई भी यही कहेगा कि मैडम जी आपको पैसे नहीं मिले तो बिल्कुल ठीक है, आपको फिल्म मिली ना इतनी बड़ी, आप डिजर्व ही नहीं करती वो फिल्म। पेप्सी पन्नू ने यह भी कहा कि उसको जुड़वा 2 के लिए भी कुछ ज्यादा पैसे नहीं मिले थे। मैडम जी अगर उसमें भी आपको पैसे नहीं मिले थे तो फिर ये आपकी प्रॉब्लम है, क्योंकि उस फिल्म का डायरेक्टर है आपका एक्स बॉयफ्रेंड डेविड धवन। तो अगर डेविड धवन ने आपको अपनी फिल्म में लिया था और उसके बावजूद भी उसने निर्माता से पैसे नहीं दिलाए थे तो फिर ऐसा बॉयफ्रेंड रखा क्यों हुआ था, मुझे आप ये बताइए। लेकिन पेप्सी पन्नू जी हकीकत यह है कि आपको यहां भी कोई ऐतराज नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि डेविड धवन ने आपको अपनी फिल्म में लॉन्च किया था, डेविड धवन ने आपको एक्ट्रेस बनाया था, तो आपको तो शुक्रगुजार होना चाहिए डेविड धवन का कि आज आप पेप्सी पन्नू हैं उनकी वजह से। दोस्तों इसी फ्राइडे को अनीस बज्मी की फिल्म भूल भुलैया 3 रिलीज हुई।
बहुत बड़ी ओपनिंग ली। पहले दिन इस फिल्म ने बिजनेस किया 36 CR का और यह फिल्म अनीस भाई के कैरियर की सबसे बड़ी ओपनिंग लेने वाली फिल्म बन गई है। मैं आपको बता दूं कि अनीस बज्मी साहब ने अपना कैरियर शुरू किया था राज कपूर साहब के साथ। किसके? राज कपूर साहब के साथ। मतलब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितने सालों से अनीस बज्मी बॉलीवुड में हैं, कितने सालों से वो फिल्में लिखते आ रहे हैं, फिल्में बनाते आ रहे हैं और अब आकर उनकी एक ऐसी फिल्म रिलीज हुई है जो उनके कैरियर की सबसे बड़ी ओपनिंग लेने वाली फिल्म है। तो मेरी तरफ से अनीस भाई को इसके लिए मुबारकबाद। दोस्तों, जो लड़कियां बॉलीवुड में स्ट्रगल करती हैं वो किस तरह से रहती हैं, अपनी जिंदगी किस तरह से चलाती हैं, आज वो मैं आपको बताने वाला हूं। बॉलीवुड में एक एक्ट्रेस है जो बहुत बड़ी एक्ट्रेस नहीं है, छोटी मोटी फिल्में करती है, गाने करती है, वेब सीरीज करती है। मेरी भी दोस्त है, उसने मुझे बताया कि आज की तारीख में उसके पास 5 बॉयफ्रेंड है। हर बॉयफ्रेंड उसको महीने का देता है 3 लाख रुपए और हर बॉयफ्रेंड को यही पता है कि वो सिर्फ उसी की गर्लफ्रेंड है, किसी और की नहीं। अच्छा, वो लड़की बिल्कुल सही कर रही है क्योंकि कोई एक बॉयफ्रेंड तो 10-15 लाख रुपए महीना देगा नहीं और मुंबई शहर इतना महंगा है कि 10-15 लाख रुपए तो महीने के चाहिए ही चाहिए। तो उसने बहुत होशियारी से 5 बॉयफ्रेंड्स रख दिए। सबको यही पता है कि भाई ये उसी की गर्लफ्रेंड है, उनके भी मजे हैं और इसकी भी जिंदगी ठाठ से चल रही है, बात खत्म। दोस्तों, मेरा गाना बारिश में भीग जाने दो रिलीज हो गया है भाई साहब। 3.5 मिलियन लोग इसको देख चुके हैं। आप भी टी सीरीज के यूट्यूब चैनल पर जाइए, टाइप कीजिए बारिश में भीग जाने दो KRK और गाना देखिए भाई साहब, मजा आ जाएगा। दोस्तों, अगर आज का वीडियो आपने देखा है तो लाइक करना बिल्कुल मत भूलना, कमेंट्स करके जरूर बताना कि आज का वीडियो आपको कैसा लगा। टेक केयर दोस्तों, टाटा बाय बाय, लव यू, जय हिंद, सत्यमेव जयते।